Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. हमने बी लॉ का जो प्रीवियस लेक्चर था वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल प्रॉमिस पे दिया था। आप लोगों ने वो यकीनन लेक्चर देख लिया है और आपको उसकी समझ आ गई है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कि हमने रूल्स डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, यानी जो जॉइंट प्रॉमिस होता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से की जाती है, उसके रिगार्डिंग लॉ क्या कहता है, क्या रूल्स हैं उसके, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है और किन्हों ने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है। जैसे नाम से भी ज़ाहिर है, मुश्तरका वादा, यानी जो मिल के वादा किया हुआ है, यानी दो या ज़्यादा प्रॉमिसर्स हैं और एक या ज़्यादा जो हैं वो प्रॉमिसीज हैं। When two or more persons enter into an agreement with one or more persons, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो जॉइंट प्रॉमिस कहलाता है। ठीक है, तो वो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस जॉइंट प्रॉमिस को परफॉर्म किन्होंने करना है, परफॉर्मेंस डिमांड कौन करेगा और कौन परफॉर्म करेगा। हु मे डिमांड फॉर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है। पहली बात ऑल प्रॉमिसीज और दूसरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो है वो आपने ये जहन में रखना है, सिंगल प्रॉमिस का क्वेश्चन जहन में होगा तो इसे समझना आसान है। सिंगल प्रॉमिस का जो था क्वेश्चन, उसके रूल्स आप जहन में रखेंगे तो वो अब जब उनको आप इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो फिर वो भी और बेहतर समझ आएगा और ये भी आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ऑल प्रॉमिसीज, अब यकीनी बात है कि जो प्रॉमिसी होता है जिससे वादा किया गया है परफॉर्मेंस का, उसी ने डिमांड करनी है। हमने पढ़ा पिछले में कि प्रॉमिसी हिमसेल्फ कैन डिमांड। अब यहाँ अगर ज़्यादा प्रॉमिसीज हैं तो वो सारे मिलके जॉइंटली डिमांड करेंगे। यही बनता है कि जिनसे वादा किया गया वो सारे प्रॉमिसीज, अगर वो ज़्यादा प्रॉमिसीज हैं तो वो जॉइंटली मिल के जो है वो डिमांड करें कि जनाब हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए। When a promise is made with several persons jointly, यानी जब ज़्यादा लोगों से मिलके जो है वो वादा होता है, all the promises can jointly demand performance of promise and a single promisee cannot demand performance। यानी अगर जो है वो ज़्यादा लोग हैं तो उनमें कोई एक बंदा जो है वो परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता। ये सेक्शन 45 कहता है लॉ का। एग्जाम्पल देखें, ए बोरोज ₹2 लाख फ्रॉम बी एंड सी। ए ने बी और सी से जो है वो कर्ज लिया है, तो अब देखें वादा किया गया है कि उनको पैसे वापस करने हैं, वो प्रॉमिसीज हैं, तो ओनली बी एंड सी कैन डिमांड परफॉर्मेंस जॉइंटली। तो बी और सी मिल के, चूँकि वो दोनों प्रॉमिसीज हैं, उनसे पेमेंट का वादा किया कि वो दोनों मिल के आगे कहेंगे कि जनाब हमारे पैसे हमें वापस करो, तो फिर वो वापस करने पड़ेंगे। दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कब आते हैं, ऑन द डेथ ऑफ वन और मोर प्रॉमिसीज। अगर एक प्रॉमिसी की डेथ हो जाए या एक से ज़्यादा की डेथ हो जाए तो क्या करना है, तो उसमें ये ज़हन में रखें कि अगर किसी एक प्रॉमिसी की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और जो रिमेनिंग प्रॉमिसीज हैं, यानी जिस प्रॉमिसी की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे और जो बाकी प्रॉमिसीज हैं वो उनके साथ मिल के वो इकट्ठे डिमांड करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए। और अगर सब प्रॉमिसीज की डेथ हो जाए तो फिर सब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिल के डिमांड करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए, जो वादा हमसे किया गया था वो परफॉर्म किया जाए। तो ये बात आपने समझनी है। अब इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी प्रॉमिसी, किताबें भी जो हैं वो, जिनके पास खालिद महमूद चीमा की किताब है या आपके पास किसी भी और ऑथर की किताब है, तो उसमें मोर और लेस वर्ड्स सेम होंगे और ऐसी ही बातें जो हैं वो लिखी होंगी। In case of death of any promisee, the legal representatives of the deceased promisee along with the surviving promisees can jointly demand performance। यानी जो जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी सर्वाइविंग प्रॉमिसीज जो हैं वो क्लेम करेंगे। और व्हेन ऑल दी प्रॉमिसीज आर डेड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल प्रॉमिसीज कैन जॉइंटली डिमांड परफॉर्मेंस। अब इसकी एग्जांपल देखें, ए बोरोज ₹5 लाख फ्रॉम बी एंड सी। अगर ए ने बी और सी दोनों से जो हैं वो लिए हैं 5 लाख रुपए। इफ़ बी डाइज, अगर बी की डेथ हो जाए तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और सी, तो बी इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड सी कैन जॉइंटली डिमांड परफॉर्मेंस। अब ये दो ही जो हैं वो लोग प्रॉमिसीज या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। अब आ जाए अगली बात के ऊपर, परफॉर्मेंस किसने देनी है, हु मे परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए लॉ क्या कहता है। पहली बात, ऑल प्रॉमिसर्स, जिन्होंने वादा किया है
तो जिन्होंने वादा किया है यकीनी बात है कि परफॉर्म उन्हें ही करना चाहिए। तो ऑल प्रोमिसर्स देमसेल्व्स मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात। दूसरी आ जाए, यानी अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं तो दे मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब आएंगे? अब अगर किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उस प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस जो है वो बाकी जो रिमेनिंग सर्वाइविंग प्रोमिसर्स हैं वो मिलेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। और डेथ ऑफ ऑल प्रोमिसर्स की सूरत में अगर सारे प्रोमिसर्स की डेथ हो जाती है तो सब प्रोमिसर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर जॉइंटली लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात आपको बिल्कुल इसके उलट जो है वो समझ आनी चाहिए। When two or more persons make a joint promise, all such persons must jointly fulfill the promise unless a contrary intention appears from the contract। यानी जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई इसके उलट इरादा ना जाहिर हो रहा हो, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जी सब जॉइंटली नहीं करेंगे, अगर किसी एक से भी परफॉर्मेंस डिमांड की गई तो वो परफॉर्म करेगा। अगर तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात लिखी हुई है को कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन से ये जाहिर हो रहा है फिर तो ठीक है, वगरना अगर ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई तो फिर सारे प्रोमिसर्स को मिल के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसकी जो एग्जांपल है, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू डी, ए बी एंड सी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ₹1000 ईच। अब देखें ए बी और सी ने मिलके, तीन बंदों ने मिलके, ये प्रोमिसर्स हैं, इन्होंने वादा किया है डी से और यहाँ ये ध्यान में रखें कि ए बी एंड सी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ₹1000 ईच, तो सबको तीनों को 1000 रुपया फिर वहाँ पे देना पड़ेगा। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसकी जो बात सुन लें पहले। व्हेन वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स डाइज, जब जो है वो इनमें से एक की डेथ हो जाए तो हिज लीगली रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली विद द रिमेनिंग प्रोमिसर्स, और ऑन डेथ ऑफ ऑल द प्रोमिसर्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। अब इसकी एग्जांपल सुन लें कि जी ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू डी एंड इफ़ ए डाइज, और अगर ए की डेथ हो जाए देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए आर लायबल टू पे ₹1000 अलॉन्ग विद बी एंड सी। ए बी सी तीनों ने वादा किया था, तीनों ने 1000 दे के 3000 रुपया डी को देना है। ए की डेथ हो गई तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स 1000 रुपया देंगे, बी और सी डालेंगे पैसे और वो 3000 रुपया जो है वो पे कर दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी चीज़ है एनी वन ऑफ द प्रोमिसेस। In the absence of any express agreement to the contrary, the promisee can compel any one or more of the joint promisers to perform the promise। अब ये बात जहन में रखें कि अगर आपने जो है वो क्या इसे कहते हैं वाज़े तौर पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि जनाब सब को मिल के ही जो है वो परफॉर्म करना है, फिर तो ठीक बात है। लेकिन अगर आपने ऐसी बात नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो फिर ये जहन में रखें कि जो प्रोमिसी है वो किसी को भी मजबूर कर सकता है। यानी अगर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया हुआ है कि सारे मिलके परफॉर्म करेंगे, अगर वाज़ एक्सप्रेसली आपने ये जो है वो क्लियर किया है कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो है वो लिखा हुआ है, फिर तो ठीक है। वगरना अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी, यानी इसके जो है वो उलट बात अगर आपने जो है वो नहीं लिखी हुई, वो मौजूद नहीं है, तो फिर आपको ये ज़हन में रखें कि किसी भी प्रोमिसर को जो है वो मजबूर किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। ए बी और सी ये हो गए 3 प्रोमिसर्स। अब इन्होंने डी से वादा किया कि उसे 3000 रुपये देंगे। अब अगर तो आपने लिख दिया है कि जनाब ए बी सी मिल के ही देंगे, फिर तो नहीं किसी को मजबूर किया जा सकता। लेकिन अगर जैसे यहाँ हमने कोई एग्रीमेंट में ऐसी बात नहीं की, तो ऐसी अगर जो है वो बात मौजूद नहीं है तो फिर डी में कंपेल ईदर ए और बी और सी, तो वो ए या बी या सी किसी को भी जाके मजबूर कर सकता है कि दो भाई लाओ मेरे पैसे निकाल लो, तो उसे फिर पैसे देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिमांड ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब ये बात इनमें रखें कि अगर जो है वो किसी को मजबूर कर दिया गया, उसने पैसे देने हैं, तो वो उसे ही बार बार कह रहा है जिसको वो समझ ले जानता है ज़्यादा या जो भी उसके साथ लिंक है, लेकिन वो किसी एक बंदे को बार बार कह रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, तो वो
दूसरों से कंट्रीब्यूशन की डिमांड कर सकता है। यानी ये बात नहीं है कि फिर जो है वो जो उसके साथ वाले को प्रोमिसर्स हैं वो कहें जनाब हम क्यों दे, तुमसे डिमांड हो रही है। तो ये बात ज़हन में रखें, लॉ कहता है कि अगर उसे मजबूर किया जा रहा है तो वो बाकियों से कंट्रीब्यूशन डिमांड कर सकता है। अब इसको सुन लें और फिर इसकी एग्जांपल भी देखें। इफ़ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स इज कंपेल्ड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर किसी जो है वो एक को, यानी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, मुश्तरका प्रोमिसर्स हैं, ज़्यादा हैं, और उनमें से किसी एक को मजबूर किया गया है, ही कैन रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राम दी अदर जॉइंट प्रोमिसर्स इक्वली, वो बाकियों से भी जो है वो डिमांड कर सकता है कि मुझे दें, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर इसके कोई उलट टेंशन जो है वो इरादा जो है वो अगर जाहिर हो रहा है कि अगर उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई नहीं, फिर जिसे डिमांड करना है उसी ने देने हैं, तो अगर तो ऐसी बात लिखी हुई है फिर तो उसे मजबूरन देनी ही पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं लिखी हुई तो फिर वो बाकियों से भी बराबर बराबर हिस्सा उसमें से डिमांड कर सकता है। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ₹3000। ए बी और सी तीनों ने मिलकर डी से वादा किया कि वो उसे 3000 रुपये देंगे। इफ़ ए इज़ कंपेल्ड टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ ₹3000, अगर ए को कहा गया कि जी तुम ही दो मुझे 3000, और यहाँ नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में कि जी अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं ए दे दे, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर ही कैन रिकवर ₹1000 ईच फ्रॉम बी एंड सी, तो वो डिमांड करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। वो बी और सी को भी कहेगा कि लाओ भी अपना अपना 1000 लाओ तो 3000 पूरा करके मैं पे करूँ। अगली बात आ जाती है डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर जो हैं वो प्रोमिसर्स ज़्यादा हैं और उनमें से कोई एक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं देता, वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता, तो ये याद रखें कि इस सूरत में जो रिमेनिंग प्रोमिसर्स हैं, जो बाकी लोग रह गए हैं, वो फिर उसका लॉस बियर करेंगे। अगर जो है वो 2 थे और उसमें से एक चला गया फिर तो उसे एक को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो 3 थे तो एक उसमें से डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसका लॉस बाकी 2 को आपस में बराबर, वो जो लॉस होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में बराबर शेयर करना पड़ेगा। अगर वो 4 थे और एक डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसका लॉस बाकी 3 को आपस में इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब इसकी जो है वो बात सुन लें और एग्जांपल भी देख लें। इफ़ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स ए डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन, यानी जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई एक जो है वो कंट्रीब्यूशन देने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, और इफ़ एनी अगर यानी उसके हिस्से में आती थी, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ सच डिफ़ॉल्ट इन इक्वल शेयर। तो इस डिफ़ॉल्ट की सूरत में वहाँ से जो लॉस आया वो सारे आपस में इक्वल शेयर करेंगे। ए बी एंड सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू डी। एक ही एग्जांपल हमने बार बार ये समझाई है। ए बी और सी 3 लोग हैं और वो जॉइंट प्रॉमिस करते हैं डी से कि उसे 3000 रुपये पे करेंगे। इफ़ सी इज़ अनएबल टू पे एनीथिंग, अगर सी कोई भी चीज़ जो है वो अदा नहीं करता, यानी सी ने अपना 1000 नहीं दिया, तो देन ए एंड बी मस्ट पे ₹1500 ईच। तो देखें उसका 1000 रुपया था तो वो दोनों में 500 आ जाएगा, तो वो अपना 1000 और 500 जो सी का जो है वो लॉस है वो 1500 जो है वो देंगे। फिर आखिरी जो पॉइंट है रिलीज़ ऑफ प्रोमिसर। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जो जॉइंट प्रॉमिस हुआ तो जो प्रॉमिस ही है वो उनमें से किसी एक को अपनी तरफ से कह देता है कि नहीं अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हें रिलीज़ करता हूँ इस जिम्मेदारी से। वो बाकियों से बात करता है, बाकियों को पूछता है। तो उस सूरत में ये याद रखें कि वो प्रोमिसर ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तो प्रॉमिसी ने रिलीज़ कर दी अपनी ज़िम्मेदारी से, अब मैंने नहीं देने हैं पैसे आपको, मैं फारग हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो याद रखें कि वो प्रोमिसर जिसे चाहे प्रॉमिसी ने रिलीज़ कर लिया, ठीक है, प्रॉमिसी नहीं पूछ रहा ना पूछे, लेकिन जो रिमेनिंग अदर प्रोमिसर्स हैं वो जो है वो उसे ज़रूर पूछेंगे कि जनाब अपनी कंट्रीब्यूशन लेके आओ। तो वो जो प्रोमिसर जो रिलीज्ड प्रोमिसर है, ही और शी रिमेन्स लायबल टू अदर प्रोमिसर्स टू कंट्रीब्यूट, तो वो जिम्मेदार है, वो बाकी उसे कहेंगे कि कंट्रीब्यूट करो और उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसको सुन लें ज़रा। इन केस ऑफ ए जॉइंट प्रॉमिस, इफ़ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स इज़ रिलीज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी बाय द प्रॉमिसी, यानी उसे उसकी जिम्मेदारी से प्रॉमिसी ने
रिलीज़ कर दिया, आज़ाद कर दिया, दैट प्रोमिसर रिमेन्स लाइबल टू अदर प्रोमिसर्स टू कंट्रीब्यूट। तो इसके बावजूद वो जो ऐसा है प्रोमिसर, वो दूसरे पार्टनर्स को, दूसरे जो उसके जो हैं वो प्रोमिसर्स हैं, उनको वो ज़िम्मेदार रहता है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जांपल सुन लें, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3000 टू एक्स। ए बी और सी हैं, 3000 रुपये उन्होंने एक्स को देने हैं। एक्स रिलीजेज सी फ्रॉम लाइबिलिटी। अब एक्स ने सी को कह दिया जी तुम जो है वो आज़ाद हो मेरी तरफ से। ए एंड बी पे टू एक्स, ए और बी ने देने थे पैसे, उन्होंने दे दिए। सी रिमेन्स लाइबल टू पे टू ए एंड बी। इसके बावजूद सी ए और बी को पैसे जो उसका हज़ार है वो सी ए और बी को देगा, तो वो आपस में जो है वो पैसे शेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसने आज़ादी दे दी तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद ही हो गया है। तो ये थे रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है? जॉइंट प्रॉमिस की परफॉर्मेंस डिमांड किसने करनी है? सब प्रॉमिसीज ने और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने। वो बातें समझने वाली हैं कि किसी की डेथ हो जाए, सबकी डेथ हो जाए। ऐसे ही परफॉर्म किसने करना है? सब प्रॉमिसर्स ने, सब प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने। और अगर किसी एक की डेथ हो और अगर सबकी डेथ हो जाए, और अगर जो है वो किसी एक को मजबूर कर दिया जाए, ठीक है, एनी वन ऑफ दी प्रॉमिसर्स, तो वो फिर वो क्या उसे कहते हैं परफॉर्म कर देगा। हाँ, अलबत्ता इस सूरत में वो जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकियों से डिमांड कर सकता है। वहाँ एक बात जो है वो वाज़े तौर पर समझनी है आपने कि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें जो हैं वो पहले से तयशुदा हैं, फिर तो उनके मुताबिक चलना है। और अगर वो नहीं लिखी हुई तो फिर जो है वो कुछ बातें ऐसी हैं दैट टेक प्लेस, वो फिर रूनमा होती हैं। और अगर कोई एक बंदा जो है वो कंट्रीब्यूशन में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसका लॉस बाकियों ने शेयर करना है। और अगर जो है वो प्रोमिसी किसी एक प्रोमिसर को रिलीज़ कर दे ज़िम्मेदारियों से, तो इसके बावजूद वो बाकी प्रोमिसर्स को वो पैसे देने का ज़िम्मेदार रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा ही है तो इस लेक्चर को शेयर करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेलिस्ट का बताएं, ताकि जैसे आप लोग बिज़नेस लॉ को समझ रहे हैं ऐसे बाकी लोग भी इसे समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।